बच्चों स्वागत आपका। लास्ट एक्सरसाइज में 15.3 एक्सरसाइज पे हमने कितने क्वेश्चन किए थे? टोटल 11 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से इस लेक्चर की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलने से पहले एक छोटी सी बात हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक होता है ओड्स इन फेवर और एक होता है ओड्स इन अगेंस्ट। ओड्स इन फेवर, ओड्स इन अगेंस्ट। अगर किसी इवेंट का हैपनिंग में उसके हैपन होने के ओड्स इन फेवर दिए गए हैं m/n, और अगर ओड्स इन अगेंस्ट दिए गए हैं m/n, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? देखिए, जो ओड्स इन फेवर है ना, अगर ओड्स इन फेवर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो m केसेस हैं वो फेवर में है। जो आगे वाला होता है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कि उसके पास m केसेस किस में है? फेवर में है। और n केसेस किस में है? अगेंस्ट में है। और अगर ओड्स इन अगेंस्ट लिख दिया m/n, तो इसका मतलब जो m केसेस है वो किस में है? अगेंस्ट में है। और n केसेस क्या है? फेवर में है। तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं कि अगर किसी का ओड्स इन फेवर दिया गया हो तो उस इवेंट की हैपन होने के चांसेस क्या बनेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो आप सब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। मतलब ऊपर फेवरेबल केसेस आने चाहिए, नीचे टोटल आउटकम्स आने चाहिए। तो अगर ओड्स इन फेवर दिया गया है तो फेवर में कितने हैं? m। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? m अपॉन इनका सम, m+n। ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल, राइट। तो फेवरेबल में m केसेस हैं, टोटल में इनका सम है। अगर ओड्स इन अगेंस्ट दिया गया हो, अगर ओड्स इन अगेंस्ट दिया गया हो, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो m है वो किस में है? अगेंस्ट में है। और n किस में है? फेवर में है। प्रोबेबिलिटी किससे बनती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवर में कितने हैं? n। तो ऊपर रहेगा n, नीचे टोटल कितना? m+n। तो जब भी कभी ओड्स इन फेवर आए और ओड्स इन अगेंस्ट आए तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट क्या है? द ओड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट आर 3:7। कोई स्टूडेंट है ए, उस स्टूडेंट का किसी टेस्ट में पास होने का क्या दिया गया है? ओड्स इन फेवर। मैं इसे में लिख रहा हूं, उसका ओड्स इन फेवर कितना दिया गया है? कितना? 3:7। ये किसी स्टूडेंट का पास होने का ओड्स इन फेवर दिया गया है, स्टूडेंट ए का ओड्स इन फेवर दिया गया है। जबकि द ओड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग द टेस्ट इज 3:5। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका नाम बी कह दिया हमने। एक दूसरा स्टूडेंट, उसका नाम हमने बी कहा। उस स्टूडेंट का टेस्ट पास करने का ओड्स इन अगेंस्ट दिया गया है। कितना दिया गया है ओड्स इन अगेंस्ट? 3:5। 3:5, राइट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट। इसके चांसेस निकालने हैं कि वो दोनों ही बच्चे उस टेस्ट को पास कर दें। ठीक है, लिखिए आप मेरे साथ साथ। लेट पी ए, कैसे बनाएंगे इसको? मैं यहीं से क्वेश्चन नंबर 12 यहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत यहीं से हो गई। ओड्स इन फेवर दिया गया स्टूडेंट ए का, ये ओड्स इन अगेंस्ट स्टूडेंट बी का दिया गया 3:5। तो अब हम लिखेंगे लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी, let PA be the probability of student A passing the test. Student A is passing the test. उस स्टूडेंट A के टेस्ट पास करने के चांस कितने बनेंगे? बताइए, सब बोलिए, अभी तो डिस्कस किया है। कितना? 3/10। 3/10 ओड्स इन फेवर है, तो ये फेवर में है और टोटल ये हो गए।
राइट। इसी तरह हम निकालेंगे पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बी इज पासिंग द टेस्ट। स्टूडेंट बी के टेस्ट पास करने के चांसेस क्या बनेंगे? 5/8। odds इन अगेंस्ट है ना, तो इसका मतलब ये वाला अगेंस्ट है, ये वाला फेवर है, तो प्रोबेबिलिटी तो फेवर से बनती है। क्या रहेगा? 5/8। हमें क्या निकालना है? बोथ पासिस द टेस्ट, दोनों ही टेस्ट को पास कर ले, मतलब PAB, राइट। दोनों के साइमल्टेनियसली पास होने के चांस निकालने थे, ये इंडिविजुअली है। तो क्या दोनों की मल्टीप्लाई, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, PA मल्टीप्लाई PB, तो ये कितना आएगा? 3/10 मल्टीप्लाई 5/8, ये यहाँ से आ जाएगा 2, तो रिजल्ट कितना आ गया? 3/16। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/16। क्लियर है सभी को? अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, 14, 15, 16, बच्चों ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप क्विकली देख सकते हो इन चारों क्वेश्चन में कि सभी में लास्ट में एटलिस्ट पूछा गया है। अब सब फटाफट देख लीजिए, आपको कोई 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है और फिर लास्ट में पूछेगा एटलिस्ट वन, कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। चारों क्वेश्चन एग्जैक्ट एक जैसे हैं। तो मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 ही ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट है, ए कैन सोल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन अ बुक। ए कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट बुक में जितने भी प्रॉब्लम दी गई है उनमें से 90% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। एंड बी कैन सोल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। ए 90% प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, बी 70% प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अब इसमें क्या कहा गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of them will solve the problem selected at random from the book। हमने उस बुक से रैंडमली कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली और उन दोनों बच्चों को दे दी, तो बताओ उन दोनों में से कम कोई एक उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। मैंने उनको कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये करके देखा, और मुझे पता है कि पहला जो स्टूडेंट है वो 90% प्रॉब्लम सोल्व कर देता है और बी जो दूसरा बच्चा है वो 70% प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। मैंने उनको एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा कि भाई प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाओ, और मैं चांस किसका निकाल रहा हूँ? मैं चांस इस बात का निकाल रहा हूँ कि दोनों में से कम कोई एक तो उसको सोल्व करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 केस बनेंगे, दिमाग में 3 केस बनेंगे। क्या? ए सोल्व कर दे, बी ना करे, एक ने तो कर दिया ना। दूसरा क्या बनेगा? बी सोल्व करे, ए ना करे। तीसरा क्या बना? दोनों ही सोल्व कर दे। कौन सा केस नहीं आया? दोनों ही ना करे। ये निकाल करके 1 में से माइनस कर दें। याद करो वो रेड बॉल वाला क्वेश्चन, नॉन रेड वाला क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज, उसमें यही तो था कि कम से कम एक बॉल रेड आए, तो हमने एक भी ना आने का निकाला था, 1 में से माइनस किया था। जब भी कभी 2 इवेंट होंगे ए और बी, तो आपको ये पता है कि 2 में 4 केस बनेंगे, ए बी नोट, बी ए नोट, ए बी ए नोट बी नोट, इनके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। तो अगर मैं ए नोट बी नोट को निकाल करके 1 में से माइनस कर दूं तो बाकी जो 3 बच गए उनका सम ही आएगा ना वो, राइट। तो लिखिए आप, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ए के प्रॉब्लम सोल्व करने के चांस कितने हैं? 90%। तो ये 90/100 हो जाएगा। 90/100 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 9/10। इसी तरह पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बी सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट बी के प्रॉब्लम सोल्व करने के चांस कितने हैं? 70%। तो 70/100 मतलब ये कितना? 7/10।
इतना हो गया। ए के प्रॉब्लम सोल्व करने के चांस, बी के प्रॉब्लम सोल्व करने के चांस आ गया। मैं इनका नोट भी निकाल रहा हूं, पी ए नोट। ए से वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो, ए से वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो, इसके चांस क्या होंगे? 1 में से इसका चांस निकाल दें, 1 में से इसको माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 1/10। बी से वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, इसके चांस 1 में से 7/10 को माइनस कर दें, कितना? 3/10। राइट, हमें क्या निकालना है? दोनों में से कम कोई एक उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दें। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कम कोई एक उस प्रॉब्लम को सोल्व करे तो क्या होगा? 1 में से माइनस कर देंगे, वो प्रॉब्लम ना ए से सोल्व हुई ना बी से सोल्व हुई। 1 में से माइनस कर देंगे दोनों का ही नोट। सो 1 माइनस पी ए नोट कितना? 1/10। पी बी नोट कितना? 3/10। तो यह आएगा 1 माइनस 3/100, 97/100। 97/100 मतलब 97%। तो दोनों में से कम कोई एक उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, इसके चांस 97% है। प्रोबेबिलिटी 97/100 है, 0.97 प्रोबेबिलिटी है। समझ आया? तो हर क्वेश्चन में, ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है, सब में एटलीस्ट 1 का पूछा जाएगा। तो दोनों का नोट निकालो और 1 में से माइनस कर दो, वो कम से कम एक इवेंट हैपन होने का चांस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं बचता, सारा आपके सामने आ गया है। 15.4 एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 15.4 एक्सरसाइज में कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यही कोई भी 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे केसेस बना करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैं सीधे एक्सरसाइज में आता हूं और वहां से मैं आपको बताऊंगा केसेस कैसे बनेंगे, आपकी भी एक आदत बनेगी और वो केसेस बना करके आप सोल्व करेंगे। चलते हैं 15.4 में। 15.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। और 15.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैंने क्लास 12 पास की तो मेरे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 15.4 का फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आया था। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। एक व्यक्ति और उसकी धर्मपत्नी इंटरव्यू देने गए हैं 2 पोस्ट के लिए। राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाए इसके चांस 1/7 है। एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। और वाइफ का सिलेक्शन हो इसके चांस 1/5 है। ज़्यादा चांस किसके हैं? क्यों है? ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होती इसलिए, या फिर ये कोटा मिला हुआ है, रिजर्वेशन? ह्यूमन रिजर्वेशन है ना, 33% है ना, फीमेल रिजर्वेशन तो हो। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। देखो अब देखिए, इसमें हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस बता दिए, वाइफ के सिलेक्शन के चांस बता दिए, दोनों के इंडिविजुअल सेलेक्ट होने के चांस बता दिए। अब आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है फर्स्ट पार्ट में, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी में निकालो कि दोनों ही सेलेक्ट हो जाएं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो। थर्ड क्या कह रहे हैं? नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, उनमें से कोई भी सेलेक्ट ना हो। तो अब आप केसेस बना करके इनको सोल्व करेंगे। तो फटाफट लिख लीजिए कि क्वेश्चन में डेटा क्या क्या है। लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन। कितने चांस है उसके? 1/7। अब हम लिखेंगे पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन। उसकी वाइफ के सेलेक्ट होने के चांस कितने हैं? 1/5। क्लियर? यहां तक जो डेटा था वो हमने निकाल दिया।
अच्छा ये इंडिविजुअल डेटा है। अब हम इनका नोट भी निकालें क्योंकि जो पार्ट्स है उसमें नोट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पी ए नोट निकाला, हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो इसके चांस क्या रहेंगे, 1 में से 1/7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6/7। पी बी नोट 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/5। हो गया यहां तक, डेटा हमने स्टोर कर लिए। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम इज सेलेक्ट, कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाए, दोनों ही सिलेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब पी ए बी, हस्बैंड का भी सिलेक्शन हो गया, वाइफ का भी सिलेक्शन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, दोनों को नौकरी मिल गई। पी ए बी, तो इसका मतलब पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो यहां से पी ए कितना है 1/7, पी बी कितना है 1/5, कितना जाएगा 1/35। इस पूरे की प्रोबेबिलिटी 1/35 आ गई, जो फर्स्ट पार्ट में बात पूछी गई है। सेकंड पार्ट पे अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्ट, है ना, यही पूछा गया ना कि उन दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो। तो जब ये पूछा गया है कि उन दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो तो दो केस बनेंगे। क्या क्या बनेगा, हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया, वाइफ का ना हो। दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन कराना है ना, तो हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया, वाइफ का नहीं हुआ, ये एक केस हो गया। या फिर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था, फिर बता रहा हूं, जब भी कभी आपके दिमाग में है ना ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो बीच में और आता है, ये या फिर मतलब और आएगा, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, और यूनियन का मतलब प्लस करना, उनको इकट्ठा करना। बात समझ में आई? तो दूसरा केस क्या बनेगा, हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो, वाइफ का सिलेक्शन हो जाए। अगर उन दोनों के इंटरव्यू हुए हैं और दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन का चांस हमें निकालना हो तो दो केस बनेंगे, हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया, वाइफ का नहीं हुआ, या फिर वाइफ का सिलेक्शन हो गया, हस्बैंड का नहीं हुआ, तो दोनों में से किसी एक को ही वो पोस्ट मिली ना। अब आप इन सब की वैल्यू रख दीजिए, इनका मल्टीप्लाई होगी है। पी ए कितना है 1/7 मल्टीप्लाई पी बी नोट कितना है 4/5, 4/5 बीच में प्लस पी ए नोट कितना है 6/7, 6/7 मल्टीप्लाई पी बी कितना है 1/5। यहां से हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 4/35 प्लस 6/35, रिजल्ट आ गया 10/35, यह आ गया 2/7। तो इस पूरे पे प्रोबेबिलिटी बन गई 2/7। ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं बताइए, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्ट, उनमें से किसी का भी सिलेक्शन ना हो, किसी का भी सिलेक्शन ना हो। तो इसका मतलब एक ही केस बनेगा, हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ और वाइफ का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पी ए नोट बी नोट, दोनों की वैल्यू हम रख दें, पी ए नोट, इसका फॉर्मूला पी ए नोट इंटू पी बी नोट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 6/7 इंटू 4/5, कितना 24/35। ये चांसेस आ गए कि दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन ना हो। समझ में आया? इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ माहौल बनेगा कि हमें ऐसे केसेस बना बना करके सोल्व करने होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप करके देखें, जैसा फर्स्ट था वैसा ही आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे। 3 और 4 ये दोनों एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप देखिए, राहुल स्पीक्स ट्रूथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 6। राहुल कोई भी स्टूडेंट लगा लो, आपकी क्लास में राहुल है और एक स्टूडेंट है नेहा। तो राहुल कोई बच्चा है, वो कितना 6 में से 5 बार सच बोलता है। ठीक है, 5 आउट ऑफ 6। राहुल स्पीक ट्रूथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 6।
एंड नेहा स्पीक ट्रूथ 9 times out of 10, 9 times out of 10। ठीक है, ये इन दोनों के सच बोलने के चांसेस दे दिए। तो लिख लीजिए फटाफट, यहां तक क्या लिखोगे आप, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ राहुल स्पीकिंग द ट्रूथ, राहुल स्पीकिंग द ट्रूथ। ट्रूथ के साथ हमेशा बच्चों स्पीक क्या यूज होता है, स्पीक द ट्रूथ, ऐसे बोलते हैं ना, स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ के साथ हमेशा स्पीक यूज होगा, और झूठ के साथ टेल, डोंट टेल ए लाई, क्योंकि टेल एक्चुअली में टेलिंग से मतलब स्टोरी टेलिंग से आ गया। झूठ बहुत होते हैं, एक बात के अरबों खरबों, कितने ही तो झूठ बना लो उसमें। आपने कोई गलती की है और हम कह रहे कि वो गलती की आपने, आप झूठ पे झूठ, नहीं ऐसा नहीं था, ये था वो था, कितनी तो स्टोरी बना लो। तो वो हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, टेलिंग ए लाई, उसका एक स्टोरी क्रिएट हो गई, मतलब एक जवाब हो गया, एक रिप्लाई हो गया। और ट्रुथ क्या होता है, स्पीक, उसने सच बोला है, वो उसने एग्जैक्ट जो बात बोली है वो है ना। तो ट्रुथ के साथ हमेशा स्पीक। लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ राहुल स्पीकिंग द ट्रूथ, कितना है 5/6। ऐसे पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा स्पीकिंग द ट्रूथ, कितना 9/10। दोनों का नोट भी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। पी ए नोट 1 में से ये माइनस कर दें, 1/6। पी बी नोट 1 में से ये माइनस कर दें, 1/10। ठीक है, इतना आ गया। अब चलते हैं कि जो पूछा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो किसी फैक्ट को लेकर के, किसी तथ्य को लेकर के एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करें, उनका एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन होने का चांस क्या बनेगा। तो बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, जब एक सच बोले एक झूठ बोले, वाद विवाद, बहस होना। तो किसी फैक्ट को लेकर के लेट अस सपोज जैसे बात आ गई कि हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, एक कह रहा नहीं है, एक कह रहा हाँ है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है, कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है, जब उस फैक्ट को, मतलब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसमें या तो सही है या गलत है। किसी एक फैक्ट को लेकर के उसने कहा इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, उस फैक्ट को लेकर के दोनों की राय। तो राय में कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, जब एक सच बोल रहा हो और एक झूठ बोल रहा हो। तो यहाँ पे उनके कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, हो सकता है ए ने सच बोला, बी ने झूठ बोला उस तथ्य के बारे में, या फिर ए ने झूठ बोला है और बी ने सच बोला है। ये दो ही केस बनेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट हो, उनका आपस में जो रिप्लाई है वो मैच नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट होने का चांसेस ये होगा। तो यहां पर वैल्यू रख दें, पी ए कितना रहेगा 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई पी बी नोट कितना 1/10, 1/10, बीच में प्लस है तो प्लस। इसके बाद पी ए नोट कितना है 1/6 मल्टीप्लाई कितना पी बी पे कितना है 9/10, 9/10। यहाँ पर यह आ गया 5/60, यह आ गया 9/60, एलसीएम आ गया 60, 14 ठीक है, कैंसिल कर लें 7/30। तो 7/30 ये उन दोनों के कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी के अंदर बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और सीधे आप जब साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको सारा क्लियर भी होता चल रहा है, और आप खुद से करने लग रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा धीरे धीरे कि अब इजीली आप इस चैप्टर को शॉर्ट कर सकते हैं, सोल्व कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाई 3 मार्क्समैन आर 1/2, 1/3, 1/4। 3 मार्क्समैन, 3 निशानेबाज हैं, 3 निशानेबाज हैं। एक तो मैं हूं और एक पुनीत है और एक जीतू है, राइट। 3 निशानेबाज हैं। आपको पता है मैं कोई फायर करता हूं तो उसको टारगेट को हिट करने के चांस 1/2 है। मतलब मैं 2 बार फायर करूंगा तो 1 बार तो वो टारगेट हिट करेगा। ये सामने टारगेट पे लोकेश है, लोकेश है या छोड़ो लोकेश वोकेश को क्यों, यहाँ पे वो हमने क्या लगा दिया, कोई क्या लगा दिया, एक बोर्ड तो बहुत बड़ा है, कोई छोटी छोटी चीज लगाओ। निशानेबाज बड़े प्रोफेशनल है। माचिस की तिल्ली, क्या माचिस की तिल्ली लगा दो और उसके आगे जो जलने का एक्सप्लोसिव होता है ना, फॉस्फोरस, उस पर निशाना लगाना है, ठीक है। तो मेरा तो निशाना क्या आपको पता ही 1/2 है। ऐसे ही पुनीत के उस टारगेट को हिट करने के चांस 1/3 है, मतलब 3 फायर करेगा तो 1 लगेगा। और जीतू का जो निशाना लगने का चांस है वो 1/4 है। ये 4 बार कहीं फायर करता है तो 1 फायर लगता है, राइट। तो हम तीनों के उस टारगेट को हिट करने के चांसेस दिए गए हैं, राइट। अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। हम तीनों यहाँ पे खड़े हो गए, हम तीनों ने एक साथ फायर किया, हम तीनों ने एक साथ फायर किया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हम तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक का ही निशाना लगे। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम तीनों में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक का ही निशाना लगा है, राइट। तो लिखें आप, लेट पी ए, पहले तो इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख ले फिर बनाते हैं। लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एज हिटिंग द टारगेट, ए अपोस्ट्रोफी एस करके, एज हिटिंग द टारगेट, ए के टारगेट हिट करने के चांस, हिटिंग द टारगेट, ए के टारगेट हिट करने के चांस कितने हैं, 1/2। ऐसे पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज हिटिंग द टारगेट, बी उस टारगेट को हिट करे, इसके चांस कितने हैं, 1/3। और पी सी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सीज हिटिंग द टारगेट कितना है, 1/4। हम तीनों का टारगेट हिट करने का चांस हमने यहाँ पे लिख दिया जो डेटा था, राइट। अब मैं साथ के साथ में ये भी निकाल लूँ कि इनके निशाने चूकेंगे, ये इनका टारगेट हिट नहीं होगा, इसके चांस क्या है। तो पी ए नोट 1 में से 1/2 माइनस कर दें, 1/2 आएगा। पी बी नोट 1 में से 1/3 माइनस कर दें तो 2/3 आएगा। पी सी नोट 1 में से 1/4 माइनस कर दें, 3/4 आएगा। ये टारगेट हिट करने के चांस थे, ये टारगेट हिट ना करने के चांस है, राइट। अब पूछा क्या गया है, हम तीनों ने एक साथ फायर किया, हम तीनों ने एक साथ फायर किया, प्रोबेबिलिटी बताओ हम तीनों में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक का निशाना लगा वहां पर जो हमने टारगेट सेट किया था। तो 3 केस बनेंगे ना, क्या क्या हो सकता है, वो निशाना मेरा लगा, बी का पुनीत का नहीं लगा, जीतू का भी नहीं लगा, मेरे निशाने से वो टारगेट हिट हुआ है, एक केस। या फिर जब भी कभी या फिर आए तो और मतलब यूनियन मतलब प्लस। या फिर दूसरा केस हो सकता है वो निशाना किससे लगा, जीतू से, सॉरी पुनीत से लगा, मतलब बी से। ए से निशाना नहीं लगा, वो बी से लगा, सी से, मतलब जो टारगेट हिट हुआ है वो बी के कारण हुआ है, राइट। और तीसरा केस क्या बनेगा कि वो जो टारगेट हिट हुआ है वो सी के कारण हुआ है। इससे ज्यादा तो केस नहीं बनेगा ना, सिर्फ और सिर्फ किसी एक का ही वहां पे टारगेट हिट किया हो तो यही होगा ना। अब इनकी वैल्यू आप रख सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं सोल्व करने में। पी ए कितना है, 1/2, बी नोट कितना है, 2/3, सी नोट कितना है, 3/4, है ना, बीच में प्लस। पी ए नोट कितना है, 1/2, पी बी कितना है, 1/3, सी नोट कितना है, 3/4।
फिर प्लस करके ए नोट कितना है 1/2, बी नोट कितना है 2/3, सी कितना है 1/4। ये अपन इनको कैंसिल वगैरह मत करो, करने को तो कर सकते हैं लेकिन लास्ट में फिर एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबके लिए चेक जैसा है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे। यहाँ जाएगा 6/24 प्लस 3/24 2/24। अब एलसीएम सीधे सीधे कहा जा सकता है ना कि 24 है और ये 11। तो इस पूरे इवेंट की जो भी आपसे बात की गई थी, इस पूरे घटनाक्रम होने के चांस 11/24 रहेंगे। आया समझ? चलिए आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3। सेम वही क्वेश्चन अभी एक कराया था हमने, स्टूडेंट्स ए और बी है, दोनों के प्रॉब्लम सोल्व करने का चांस दिया गया है, वैसा ही कुछ है। थोड़ा सा एक बात के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि उसमें चीज़ एक अलग ढंग से पूछी गई है। कोई दो स्टूडेंट हैं ए और बी, इंडिपेंडेंटली वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, मतलब ए का अलग और बी का अलग। उनका चांस है कितना 1/2 एंड 1/3। तो लिख लीजिए इसको, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोल्विंग द प्रॉब्लम, ए अपोस्ट्रोफी एस करके सोल्विंग द प्रॉब्लम। ए के द्वारा वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, इसके चांस क्या है 1/2। पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सोल्विंग द प्रॉब्लम। बी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, इसके चांस कितने हैं 1/3। दोनों का नोट भी निकाल लें। पी ए नोट, ए से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, इसके चांस है 1/2। बी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, इसके चांस है 2/3। ठीक है यहां तक? अब जरा समझिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। लुक एट दिस, द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। थिंक अबाउट इट कि इसमें क्या बनेगा। द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, कि क्या केस बनेंगे इसमें? एट लीस्ट वन का केस बनेगा इसमें। भाई मुझे क्या है, मुझे तो वो प्रॉब्लम सोल्व चाहिए। कोई दो बच्चों से का मुझे पता है कि प्रॉब्लम सोल्व करने के चांस क्या है, मैंने उनको प्रॉब्लम दे दी और मैंने क्या कहा, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सोल्व होने का चांस क्या होगा? ए ने सोल्व किया, बी ने नहीं किया, तो प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई ना। बी ने सोल्व किया, ए ने नहीं किया, प्रॉब्लम तो सोल्व होगी ना। या दोनों ही सोल्व कर दे, प्रॉब्लम तो सोल्व होगी ना। हम इस चीज के डिजायरेबल है कि वो प्रॉब्लम सोल्व होकर के आए, चाहे कैसे भी आए। तो कैसे आने में तो यही तीन केस बनेंगे, ए सोल्व करे बी नहीं, बी सोल्व करे ए नहीं, या दोनों ही सोल्व करें। तो इसमें क्या नहीं आया, ना ए से सोल्व हुई ना बी से सोल्व हुई, वन में से माइनस कर देंगे। वही एटलीस्ट का ही तो केस आ गया, इसमें कर देंगे अब आप इसमें। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कोई एक ही उस प्रॉब्लम को सोल्व करे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कोई एक ही उस प्रॉब्लम को सोल्व करे। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। ए ने सोल्व की, बी से नहीं हुई, या फिर ए ने सोल्व नहीं की, बी ने सोल्व, राइट। ये दो ही केस बनेंगे ना। और इन सब से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये आप अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं वैल्यू रख करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 8 भी और 9 भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, इन टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेशन ट्रायल्स। बताओ हेड और टेल क्या आए, अल्टरनेटिव आए।
मतलब हेड या टेल हेड टेल, एक छोड़ के एक, अल्टरनेटिव आए इन सक्सेशन ऑफ 3 ट्रायल्स। जब हमने उस कॉइन को सक्सेशन ट्रायल जो लिए एक के बाद एक लिए, मतलब पहली बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, एक साथ नहीं। बात समझ में आई? तो क्या किया मैंने ये देखा कि जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो उस कॉइन पे हेड आने के चांस क्या रहते हैं, 1/2। जब आप किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पे हेड आने के चांस क्या रहेंगे, 1/2, और उस पे टेल आने के चांस कितने रहेंगे, 1/2। हेड और टेल दोनों के चांस 1/2 है ना। बताओ बच्चों, मुझे क्या निकालना है, हेड और टेल अल्टरनेट टॉस पे आए। मतलब पहली बार जब मैंने उछाला हेड आ गया, ठीक है, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, तीसरा उछाला फिर हेड आ गया, अल्टरनेट बन गया ना। ये पहले कॉइन पे, ये मतलब ये पहले टॉस पे, ये दूसरे टॉस पे, ये तीसरे टॉस पे। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट ट्रायल पे, फर्स्ट टॉस पे टेल आ गया, दूसरा उछाला तो हेड आ गया, तीसरा उछाला तो, ये दो ही केस बनेगा ना। हेड और टेल क्या है, अल्टरनेटिवली आए, एक के बाद एक आए। अब इन सब पे वैल्यू हमें मालूम है। इस पे वैल्यू कितनी है, 1/2, ये 1/2, ये 1/2। सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, बीच में प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। यहां से रिजल्ट कितना आ गया, 1/8। यहां से रिजल्ट कितना आ गया, 1/8। तो रिजल्ट कितना आ गया, 2/8। कितना आ गया, 1/4। तो अगर हम कॉइन को 3 बार उछालें 1/1 तो उस पर हेड और टेल आने का अल्टरनेटिव चांस क्या रहेगा, 1/4। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कंप्लीट कर ले, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम कराएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 9 से ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।